आपने अब तक जाना कि स्वामी जी इतिहास के बहुत बड़े ज्ञाता थे। केवल अपने देश का ही नहीं बल्कि उन्हें विश्व इतिहास का अच्छा ज्ञान था। राजनीतिक इतिहास के साथ साथ वे सामाजिक बदलाव का इतिहास भी बयान करते थे। भारत के सिवाय अन्यत्र सभी देशों के धर्मों का यही मत था कि समस्त संसार टुकड़ा टुकड़ा अलग है। ईश्वर भी अलग है, प्रकृति भी अलग है, मनुष्य अलग है। इसी प्रकार पशु पक्षी कीट पतंग पेड़ पत्ता मिट्टी पत्थर धातु आदि सब अलग है। भगवान ने इसी प्रकार सब अलग करके सृष्टि की है। स्वामी जी ने सभ्यता का इतिहास अपनी रोचक शैली में बताया। उन्होंने सृष्टि की शुरुआत से प्रारंभ किया। हम पहले ही कहे आए हैं कि हमारी विद्या बुद्धि और चिंता सभी आध्यात्मिक हैं। सभी का विकास धर्म के भीतर है और पाश्चात्यों में ये सारे विकास बाहर शरीर और समाज में है। भारत के चिंतनशील मनीषी क्रमशः समझ गए थे कि इन चीजों को अलग अलग मानना भूल है। अलग होते हुए भी उन सब में एक संबंध है। मिट्टी पत्थर पेड़ पत्ता जीव जंतु मनुष्य देवता यहां तक कि स्वयं ईश्वर भी एक है। अद्वैतवादी इसकी चरम सीमा पर पहुंच गए। उन्होंने कहा यह सब कुछ उसी का एक विकास है। सचमुच यह अध्यात्म और अधिभूत जगत एक ही है। उसी का नाम ब्रह्म है और जो अलग अलग मालूम पड़ता है वो भूल है। वही माया अविद्या अर्थात अज्ञान है। यही ज्ञान की चरम सीमा है। पाश्चात्य मत से समाज का क्रम विकास हुआ। धीरे धीरे मनुष्य सभ्य हुआ। इसलिए तो इस देश के प्रायः सभी लोग परिणामवादी बने हुए हैं। जैसे छोटा पशु कालांतर में बदलकर बड़ा पशु हो जाता है, कभी बड़ा जानवर छोटा भी हो जाता है, कभी लुप्त भी हो जाता है। इसी प्रकार मनुष्य का भी हुआ होगा। उसका भी क्रमशः विकास हुआ होगा। मनुष्य सभ्य अवस्था में एकाएक पैदा हुआ, इस बात पर अब कोई विश्वास नहीं करता। कारण इनके बाप दादा थोड़े ही दिन पहले असभ्य जंगली थे। अब इतने कम दिनों में ही वे लोग सभ्य हो गए हैं। इसलिए वे लोग कहते हैं कि सभी मनुष्य क्रमशः असभ्य अवस्था से सभ्य हुए हैं और हो रहे हैं। आदिम मनुष्य प्रकृति के साथ एकात्म होकर गुजर बसर करते थे। धीरे धीरे वे प्रकृति पर विजय पाने लगे। आदिम मनुष्य काठ पत्थर के औजारों से काम चलाता था। चमड़ा या पत्ता पहनकर दिन बिताते थे। पहाड़ की गुफाओं में या चिड़ियों के घोंसलों की तरह झोपड़ियों में गुजर करते थे। इसका प्रमाण सभी देशों में मिलता है और कहीं तो अभी भी मनुष्य उसी अवस्था में मौजूद है। क्रमशः मनुष्य ने धातु का व्यवहार करना सीखा, उन नरम धातुओं का जैसे टीन और तांबा। प्राचीन यूनानी बेबीलोन और मिस्र निवासी भी बहुत दिनों तक लोहे का व्यवहार नहीं जानते थे। जब वे पहले की अपेक्षा सभ्य हो गए तो पुस्तक आदि लिखने लगे, सोने चांदी का व्यवहार करने लगे, परंतु तब तक वे लोहे का व्यवहार नहीं जानते थे। अमेरिका महाद्वीप के आदिम निवासियों में मैक्सिको पेरू माया आदि जातियां दूसरों से सभ्य थीं। वे बड़े बड़े मंदिर बनाती थीं। सोने चांदी का उनमें खूब व्यवहार था। यहां तक कि सोने चांदी के लालच से स्पेन वालों ने उनका नाश कर डाला। किंतु वे सब काम चकमक पत्थर के औजारों द्वारा बड़े परिश्रम से किए जाते थे। लोहे का कहीं नामो निशान भी नहीं था। शिकार, फिर पशुपालन, फिर खेती किसानी, ये रहा मनुष्य विकास का इतिहास। आदिम अवस्था में मनुष्य तीर धनुष या जाल आदि के द्वारा पशु पक्षी या मछली मारकर खाता था। क्रमशः उसने खेती बाड़ी करना और पशु पालना सीखा। जंगली जानवरों को अपने अधिकार में लाकर अपना काम कराने लगा। गाय बैल घोड़ा सूअर हाथी ऊंट भेड़ बकरी मुर्गी आदि मनुष्य के घर में पाले जाने लगे। इनमें कुत्ते मनुष्य के आदिम दोस्त थे। इसके बाद खेती बाड़ी आरंभ हुई। जो फल फूल साग सब्जी गेहूं चावल मनुष्य आजकल खाता है, उन चीजों की आदिम जंगली अवस्था बहुत भिन्न थी।
बाद में मनुष्यों के अध्यावसाय से ही वे वस्तुएं अनेक सुखदायक पदार्थ बन गई। प्रकृति में तो दिन रात परिवर्तन होता ही रहता है। नाना प्रकार के पेड़ पौधे पैदा होते रहते हैं। पशु पक्षियों के शरीर संसर्ग में देश काल के परिवर्तन से नई नई जातियों की सृष्टि होती रहती है। इस प्रकार प्रकृति मनुष्य की सृष्टि करती थी, पर मनुष्य की सृष्टि के पूर्व प्रकृति धीरे धीरे पेड़ पौधों तथा दूसरे पशुओं में परिवर्तन करती थी। पर मनुष्य की सृष्टि होते ही उसने जोर से परिवर्तन आरंभ कर दिया। मनुष्य एक देश के पौधे और जीव जंतुओं को दूसरे देश में ले जाने लगा और उनके परस्पर मिश्रण से कई प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधों की जातियां मनुष्य द्वारा उत्पन्न की जाने लगी। समाज की सृष्टि हुई। सभ्य लोग देवता और जंगली लोग असुर कहलाए। समाज की सृष्टि होने लगी। देश भेद से ही समाज की सृष्टि हुई। समुद्र के किनारे जो लोग रहते थे वे अधिकांश मछली पकड़कर अपना जीवन निर्वाह करते थे। जो समतल जमीन पर रहते थे वे खेती बाड़ी करते थे। जो पर्वतों पर रहते थे वे भेड़ चराते थे। जो बालू के मैदानों में रहते थे वे बकरी और ऊंट चराते थे। कितने ही लोग जंगलों में रहकर शिकार करने लगे। जिन्होंने समतल जमीन पाकर खेती बाड़ी करना सीखा वे पेट की ज्वाला से बहुत कुछ निश्चिंत होकर विचार करने का अवकाश पाकर अधिकतर सभ्य होने लगे। किंतु सभ्यता आने के साथ शरीर दुर्बल होने लगा। जो दिन रात खुली हवा में रहकर अधिकतर मांस खाते थे उनमें और घर के भीतर रहकर अधिकतर अनाज खाते थे बहुत अंतर होने लगा। शिकारी पशु पालने वालों या मछली खाने वालों को जब कभी भोजन की कठिनाई पड़ती तभी वे समतल भूमि निवासी कृषकों को लूटने लगते। समतल निवासी आत्मरक्षा के लिए आपस में दल बांधने लगे और इस प्रकार छोटे छोटे राज्यों की सृष्टि होने लगी। देवताओं का भोजन अनाज होता था। वे सभ्य होते थे तथा ग्राम, नगरों अथवा उद्यानों में निवास करते थे और बुने हुए कपड़े पहनते थे। असुरों का वास पहाड़, पर्वत, मरुभूमि या समुद्र तट पर होता था। उनका भोजन जंगली जानवरों का मांस तथा जंगली फलमूल था और कपड़े थे बकरी के चमड़े अथवा अन्य कोई चीज से बने, जो इन चीजों के बदले में वे देवताओं से पा जाते थे। देव और असुरों में संघात शुरू हुआ। देव बुद्धिबल से जीतने लगे। असुरों को भोजन का अभाव होते ही वे लोग दल बांधकर पहाड़ से उतरकर या समुद्र के किनारे से आकर गांव नगरों को लूटते थे। वे कभी कभी धन धान्य के लोभ से देवताओं पर भी आक्रमण कर बैठते थे। यदि बहुत से देवता एकत्रित ना हो सकते थे तो उनकी असुरों के हाथ से मृत्यु हो जाती थी। देवताओं की बुद्धि तेज थी, इसलिए वे कई तरह के अस्त्र शस्त्र तैयार करने लगे। ब्रह्मास्त्र, गरुणास्त्र, वैष्णवास्त्र ये सब देवताओं के अस्त्र थे। असुरों के अस्त्र तो साधारण थे पर उनके शरीर में बल बहुत था। बारंबार देवताओं को असुरों ने हरा दिया, पर वे सभ्य होना नहीं जानते थे। वे खेती बाड़ी भी नहीं कर सकते थे और ना बुद्धि का प्रयोग ही कर सकते थे। जनसंख्या धीरे धीरे फैलने लगी। कुछ वीर जाति बने और कुछ कमजोर। उपलब्ध इतिहास से मालूम होता है कि जम्बू द्वीप के मध्य भाग और अरब की मरुभूमि में असुरों का प्रधान अड्डा था। इन स्थानों में इकट्ठे होकर असुरों ने अपनी संतानों को चरवाहों में फैला दिया। यूरोप खंड के आदिम निवासियों की एक विशेष जाति अवश्य पहले से ही थी। पर्वत की गुफाओं में इस जाति का निवास था और इस जाति के जो लोग अधिक बुद्धिमान थे वे थोड़े जल वाले तालाबों में मचान बांधकर उन्हीं पर रहते और घर द्वार निर्माण करते थे। ये लोग अपने सारे काम चकमक पत्थर से बने तीर, भाले, चाकू, कुल्हाड़ी आदि से ही चलाते थे। क्रमशः जम्बू द्वीप का नर स्रोत यूरोप में आने लगा। कहीं कहीं अपेक्षाकृत सभ्य जातियों का अभ्युदय हुआ। रूस देश की किसी जाति की भाषा भारत की दक्षिणी भाषा से मिलती है, किंतु ये जातियां बहुत दिनों तक अत्यंत बर्बर अवस्था में रहीं। एशिया माइनर के सभ्य लोगों का एक दल समीपवर्ती द्वीपों में जा पहुंचा। उन लोगों को हम यवन कहते हैं और यूरोपीय
उन्हें ग्रीक नाम से पुकारते हैं। जातियों के सम्मिश्रण से यूरोपियन जाति का जन्म हुआ। भारत और ग्रीस सभ्यता में अग्रणी थे। हिंदुओं का सा काला रंग, उत्तरी देशों का दूध की ही तरह सफेद रंग, काले भूरे अथवा सफेद केश, काली भूरी नीली आंखें, खास हिंदुओं की तरह नाक, मुंह और आंखें तथा चीनियों की तरह चपटे मुंह, इन सब आकृतियों से युक्त बर्बर यूरोपीय जाति की उत्पत्ति हो गई। कुछ दिनों तक वे आपस में ही मारकाट करते रहे। उत्तर के डाकू मौका पाने पर अपने से जो सभ्य थे उनका नाश करने लगे। बीच में ईसाई धर्म के 2 गुरु, इटली के पोप और पश्चिम में कॉन्स्टेंटिनोपल शहर के पैट्रियार्क इस पशुप्राय बर्बर जाति और उसके राजा रानी के ऊपर शासन करने लगे। इस ओर अरब की मरुभूमि में मुसलमानी धर्म की उत्पत्ति हुई। जंगली पशु के तुल्य अरबों ने एक महापुरुष की प्रेरणा से अदम्य तेज और अनाहत बल से पृथ्वी के ऊपर आघात किया। पश्चिम पूर्व के 2 प्रांतों के उस तरंग ने यूरोप में प्रवेश किया। उसी प्रवाह में भारत और प्राचीन ग्रीक की विद्या बुद्धि यूरोप में प्रवेश करने लगी। कई शताब्दियों के पश्चात जब तुर्क आदि जातियां बौद्ध धर्म छोड़कर मुसलमान बन गईं, तो उस समय इन तुर्कों ने संभाव से हिंदू, पारसी आदि सबको दास बना दिया। भारतवर्ष को जीतने वाले मुसलमान विजेताओं में एक दल भी अरबी या पारसी नहीं है, सभी तुर्की या तातारी हैं। सभी आगंतुक मुसलमानों को राजपूताना तुर्क कहते हैं। यही सत्य और ऐतिहासिक तथ्य है। कुतुबुद्दीन से लेकर मुगल बादशाहों तक सब तातार लोग ही थे, अर्थात जिस जाति के तिब्बती थे उसी जाति के, सिर्फ वे मुसलमान हो गए। हिंदू पारसियों से विवाह करके उनका चपटा मुंह बदल गया। मूर जाति ने यूरोप में सभ्यता का सूत्रपात किया। स्वामी जी ने कहा, इधर मूर नामक एक मुसलमान जाति ने स्पेन देश में एक अत्यंत सभ्य राज्य की स्थापना की और वहां अनेक प्रकार की विद्याओं की चर्चा आरंभ कर दी। फलतः पहले पहल यूरोप में यूनिवर्सिटियों की सृष्टि हुई। इटली, फ्रांस और सुदूर इंग्लैंड से वहां विद्यार्थी पढ़ने आने लगे। राजा रजवाड़ों के लड़के युद्ध विद्या, आचार, कायदा, सभ्यता आदि सीखने के लिए वहां आने लगे और घर द्वार, महल, मंदिर तब नए ढंग से बनने लगे। यूरोपीय नामक वस्त्र के ये सब उपकरण हुए। एक शीतोष्ण पहाड़ी समुद्र तटमय प्रदेश उसका करघा बना और सर्वदा युद्ध प्रिय बलिष्ठ अनेक जातियों की समष्टि से पैदा हुई एक सम्मिश्र जाति इसकी रुई हुई। इसका ताना हुआ आत्मरक्षा और धर्मरक्षा के लिए सर्वदा युद्ध करना। यूरोप में जमीन उर्वरक नहीं थी, इसीलिए अन्न की खोज में वे दूसरे देशों पर चढ़ाई करते रहे। यूरोपियनों को जिस देश में मौका मिलता है वहां के आदिम निवासियों का नाश करके स्वयं मौज से रहने लगते हैं। इसलिए उनका कहना है कि आर्य लोगों ने भी वैसा ही किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि इस धारणा का आधार क्या है? सिर्फ अंदाज ही? तुम लोग अपना अंदाज, अनुमान अपने घर में रखो। किस वेद अथवा सूक्त में अथवा अन्यान्य और कहीं तुमने देखा है कि आर्य दूसरे देशों से भारतवर्ष में आए? इस बात का प्रमाण तुम्हें कहां मिला है कि उन लोगों ने जंगली जातियों को मार काट कर यहां निवास किया? इस व्यर्थ अहमकपन की क्या जरूरत है? तुमने तो रामायण पढ़ी ही नहीं, फिर व्यर्थ ही रामायण के आधार पर यह सफेद झूठ क्यों गढ़ रहे हो? पर भारत ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया। रामायण आर्य जाति द्वारा अनार्य विजय का उपाख्यान नहीं है। रामायण क्या है? आर्यों के द्वारा दक्षिणी जंगली जातियों की विजय। हां, यह ठीक है कि रामचंद्र सुसभ्य आर्य राजा थे, पर उन्होंने किसके साथ लड़ाई की थी? लंका के राजा रावण के साथ। जरा रामायण पढ़कर तो देखो। वो रावण सभ्यता में रामचंद्र के देश से बढ़ा चढ़ा था, कम नहीं। लंका की सभ्यता अयोध्या की सभ्यता से अधिक थी, कम नहीं। इसके अलावा वानरादि दक्षिणी जातियां कहां जीत ली गईं?
वे सब तो श्री रामचंद्र जी के दोस्त बन गए थे। किसी के ग्रह का या किस बाली नामक राजा का राज्य श्री रामचंद्र ने छीन लिया? तुम कहो तो सही। दूसरों का नाश कर खुद जीना यूरोप का हमेशा यही रवैया रहा। यूरोपीय लोगों, तुमने कब किसी देश का भला किया है? अपने से अवनत जाति को ऊपर उठाने की तुम में शक्ति कहां है? जहां कहीं तुमने दुर्बल जाति को पाया, नेस्त नाबूद कर दिया और उसकी निवास भूमि में तुम खुद बस गए और वे जातियां एकदम मटिया मेट हो गईं। वे सब जंगली जातियां आज कहां हैं? एकदम सत्यानाश। जंगली पशुओं की तरह उन्हें तुम लोगों ने मार डाला। जहां तुम्हारी शक्ति काम नहीं कर सकी, सिर्फ वहीं अन्य जातियां जीवित हैं। स्वामी जी ने भारत और यूरोप की तुलना करते हुए कहा, भारतवर्ष ने तो ऐसा कभी भी नहीं किया। आर्य लोग बड़े दयालु थे। उनके अखंड समुद्रवत विशाल हृदय में, दैवी प्रतिभा संपन्न मस्तिष्क में उन सब आकर्षक प्रतीत होने वाली पाश्विक प्रणालियों ने किसी समय भी स्थान नहीं पाया। विदेशी अहमकों, यदि आर्य लोग जंगली लोगों को मार पीट कर यहां वास करते तो क्या वर्णाश्रम की सृष्टि होती? यूरोप का उद्देश्य है सबको नाश करके स्वयं अपने को बचाए रखना। आर्यों का उद्देश्य था सबको अपने समान करके अथवा अपने से भी बड़ा करना। यूरोपीय सभ्यता का साधन तलवार है और आर्यों की सभ्यता का उपाय वर्ण विभाग। शिक्षा और अधिकार के तारतम्य के अनुसार सभ्यता सीखने की सीढ़ी थी वर्ण विभाग। यूरोप में बलवानों की जय और निर्बलों की मृत्यु होती है। भारत में प्रत्येक सामाजिक नियम दुर्बलों की रक्षा करने के लिए ही बनाया गया है। आर्य लोग शांति प्रिय हैं, खेती बाड़ी करते हैं और शांति से अनाज पैदा करते हैं। अपने परिवार का पालन पोषण मात्र कर देने से खुश हो जाते थे। उनके लिए सांस लेने का अवकाश यथेष्ट था, इसलिए चिंताशील तथा सभ्य होने का अवकाश अधिक था। हमारे जनक राजा अपने हाथों से हल भी चलाते थे और उस समय के सर्वश्रेष्ठ आत्मविद भी थे। यहां आरंभ से ही ऋषि मुनियों और योगियों आदि का अभ्युदय था। वे लोग आरंभ से ही जानते थे कि संसार मिथ्या है, लड़ना झगड़ना बेकार है। जो आनंद के नाम से पुकारा जाता है उसकी प्राप्ति शांति में है और शांति है शारीरिक भोग के विसर्जन में। सच्चा आनंद है मानसिक उन्नति में और बौद्धिक विकास में, न कि शारीरिक भोगों में। जंगलों को आबाद करना उनका काम था। अंत में स्वामी जी आधुनिक यूरोप की तारीफ करते हैं। पाश्चात्य देशों में इस समय एक साथ ही लक्ष्मी और सरस्वती दोनों की कृपा हो गई है। केवल भोग की चीजों को ही एकत्रित करने पे वे शांत नहीं होते, वरन सभी कामों में एक सुंदरता देखना चाहते हैं। खान पान, घर द्वार सभी में सुंदरता की खोज है। जब धन था तो हमारे देश में भी एक दिन यही भाव था। इस समय एक दरिद्रता के कारण ही हम लोग इतो नष्ट स्ततो भ्रष्ट होते जा रहे हैं। जाति के जो गुण थे वे मिटते चले जा रही हैं और पाश्चात्य देश के लिए हम एक नियम को अपनाने में भी असमर्थ हैं। पूजा पाठ प्रवृत्ति आदि जो कुछ था उसे तो हम लोग जल में प्रवाहित किए दे रहे हैं, पर समय उपयोगी किसी नवीन नियम का अभी भी निर्माण नहीं हो रहा है। भारत ने प्राचीन गौरव खो दिया है। हर तरफ अवनति ही नजर आती है। यहां सबसे अधिक दुर्दशा कलाओं की हुई है। पहले सभी वृद्धाएं दीवारों को रंग बिरंगा करती थीं, आंगन को फूल पत्तों के चित्रों से सजाती थीं, खाने पीने की चीजों को भी कला की चातुरी से सजाती थीं। वो सब या तो चूल्हे में चला गया है या शीघ्र ही जा रहा है। नई चीजें अवश्य सीखनी होंगी और करनी भी होंगी, पर क्या पुरानी चीजों को जल में डुबाकर? नई बातें तो तुमने खाक सीखी हैं, केवल बकवास करना जानते हो। काम की विद्या तुमने कौन सी सीखी है? आज भी दूर के गांव में लकड़ी के और ईंटों के पुराने काम देखाओ। कलकत्ते के बढ़ई एक जोड़ा दरवाजा तक तैयार नहीं कर सकते।
दरवाजा क्या सिटकनी तक नहीं बना सकते। बढ़ई पना तो अब केवल अंग्रेजी औजारों को खरीदने में ही रह गया है। यही अवस्था सब चीजों में उपस्थित हो गई है। हमारा जो कुछ था ये सब तो जा रहा है और विदेशों से भी सीखी है केवल बकवास। पश्चिम में सफाई का बहुत महत्व है। स्वामी जी ने जब देखा तो कहा, साफ सुथरा बनने ठन्ने में इस देश का इतना अधिक अभ्यास हो गया है कि गरीब से गरीब आदमी की भी इस ओर दृष्टि रहती है। दृष्टि भी किसी मतलब से ही रहती है। कारण साफ सुथरा कपड़ा लत्ता न पहनने से कोई उन्हें काम काज ही ना देगा। नौकर, मजदूरिन, रसोईया, सबका कपड़ा दिन रात लकालक रहता है। घर द्वार झाड़ झूड़ धो पोंछ कर साफ सुथरा किया रहता है। इनकी प्रधान विशेषता यह है कि इधर उधर कभी कोई चीज नहीं फेंकेंगे। रसोई घर झकाझक कूड़ा करकट जो कुछ फेंकना है बर्तन में फेंकेंगे, फिर उस स्थान से दूर ले जाकर फेंकेंगे, ना आंगन में और ना रास्ते में ही फेंकेंगे। स्वामी यूरोप और अमेरिका में खूब घूमे, उनकी कला की तारीफ की। जिनके पास धन है उनका घर देखने की चीज होती है। रात दिन सब झकाझक रहता है। इसके बाद देश विदेशों की नाना प्रकार की कारीगरी की चीजों को एकत्रित करते हैं। इस समय हमें उनकी तरह कारीगरी की चीजें एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु जो चीजें नष्ट हो रही हैं उनके लिए तो थोड़ा यत्न करना पड़ेगा या नहीं। उनकी तरह का चित्रकार या शिल्पकार स्वयं होने के लिए अभी भी बहुत देरी है। इन दोनों कामों में हम लोग बहुत दिनों से ही अपटू हैं। हमारे ठाकुर जी तक कितने सुंदर होते हैं, या तो जगन्नाथ जी को ही देखने से पता लग जाता है। बहुत प्रयत्न से उसकी नकल करने पर कहीं एक आध रवि वर्मा पैदा होते हैं। उसकी अपेक्षा देशी ढंग के चित्र बनाना अधिक अच्छा है। उनके कामों में फिर झकाझक रंग हैं, पर उनकी अपेक्षा जयपुर के सुनहले चित्र और दुर्गा जी के चित्र आदि देखने में अधिक सुंदर हैं। आपने स्वामी जी के विश्व सभ्यता का संक्षिप्त इतिहास सुना। वे जहाँ भी जाते थे वहाँ के इतिहास और समाज को भली भांति जानने का प्रयास करते थे और अपने ढंग से परिभाषित करते थे। एखोनो हित वचन शुनो যতনে করি ধারণা বদন ভরি নাম হরি কর সতত ঘোষণা এখনো হিত বচন শুনো যতনে করি ধারণা বদন ভরি নাম হরি কর সতত ঘোষণা যদি এভাবে পার হবে ছাড় বিষয় কামনা যদি এভাবে পার হবে ছাড় বিষয় কামনা সপিয়ে তনু হৃদয় মন তারে কর সাধনা বিপদ ভয় বারণ যে করে ওরে মন তারে কেন ডাকো না মিছে ভ্রমে ভুলে সদা রয়েছ ভব ঘোরে মজি কি বিড়ম্বনা বিপদ ভয় বারণ যে করে ওরে মন। युग प्रवर्तक विवेकानंद, परिकल्पना श्री राम तिवारी, समन्वय संजय यादव, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति। युग प्रवर्तक